हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देख लिया है कि फ्लड मेज़रमेंट या डिस्चार्ज मेज़रमेंट भी बोल सकते हैं उसको, क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उनमें से हमने 3 मेथड्स जो हैं डिस्कस कर लिए थे। पहला था हमारा एम्पेरिकल मेथड, दूसरा था हमारा रैशनल मेथड, तीसरा था हमारा हाइड्रोग्राफ मेथड। हाइड्रोग्राफ मेथड को हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्लड मेज़रमेंट मॉड्यूल में। और हमारा चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है प्रोबेबिलिटी मेथड। तो ये प्रोबेबिलिटी मेथड से हम कौन सी फ्लड कितने रिटर्न पीरियड के बाद अकर होती है, क्या रिटर्न पीरियड है एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज का, पीक डिस्चार्ज का, वो सब कैलकुलेट करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है हाइड्रोग्राफ का। ठीक है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर को हमें डिज़ाइन करना है, तो किसी एरिया में अगर किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन लाइफ एक होता है। मतलब अगर हमने मान लीजिए कोई डैम 30 साल के लिए बनाया है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जिस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए हम वो डैम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक 30 साल तक जो रिटर्न पीरियड है, 30 साल तक वो डिस्चार्ज वहाँ पे हमारा फ्लड डिस्चार्ज अकर नहीं होगा। ठीक है, उससे कम ही फ्लड डिस्चार्ज रहेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंस है हमारा, क्यों हम प्रोबेबिलिटी मेथड पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेथड जो है हमारा, मेनली दो मेथड कंसिस्ट करता है। पहला है स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, सेकंड है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। तो सबसे पहले हम स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड जो है वो क्या है, सूटेबल करता है जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल हो। ठीक है। और रिक्वायर्ड पीक वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज फॉर एनी गिवन पीरियड। मतलब ये फाइंड करता है कि पर्टिकुलर डिस्चार्ज कितने टाइम पीरियड के बाद या रिटर्न पीरियड के बाद अकर होगा। ठीक है। और सूटेबल किसके लिए है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा के लिए। मतलब अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पीक्स अकर हो रही हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, जहाँ पे हमें एक कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, या फिर जहाँ पे हम अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ उस सेक्शन पे हमारा कितने रिटर्न पीरियड के बाद कितने टाइम पीरियड में कौन सा डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल है, तो हम स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फाइंड किस लिए अप्लाई करते हैं वो मैंने बता ही दिया आपको, कि डिस्चार्ज को हमें देखना होता है कि कितने पीरियड के बाद पर्टिकुलर डिस्चार्ज अकर होगा। तो रिटर्न पीरियड क्या होता है, रिटर्न पीरियड समझना बहुत ज़रूरी है इस मेथड के लिए। इस रिटर्न पीरियड के लिए काफ़ी स्टूडेंट के मन में गलत परसेप्शन बना हुआ है। हमारा जो रिटर्न पीरियड होता है वो होता है टाइम पीरियड ऑन एन एवरेज आफ्टर विच पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी इक्वल और एक्सीड। इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि रिटर्न पीरियड एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए हमने कहा कि कोई डिस्चार्ज है 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमेक भी बोल सकते हैं, उसका रिटर्न पीरियड है 20 ईयर। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो हमारा डिस्चार्ज है ये 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये 20 ईयर के बाद अकर होगा। लेकिन रिटर्न पीरियड का ये मीनिंग नहीं होता है। रिटर्न पीरियड का एक्चुअल मीनिंग जो है कि हमारा जो 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है वो 20 साल से पहले भी अकर हो सकता है, 20 साल के बाद भी अकर हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें, इनका एवरेज टाइम पीरियड निकालें, तो वो 20 आएगा। ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं रिटर्न पीरियड का, रिटर्न पीरियड को कैलकुलेट करते हैं हम दो दो स्टेप्स में। पहला स्टेप है हमारा, जो डाटा हमें गिवन है, रैंडम वैल्यू ऑफ डाटा गिवन होगा, ये क्यू डिस्चार्ज गिवन होगा, आपको यहाँ पे क्यू डिस्चार्ज दिख रहा है, ये अलग अलग टाइम इंटरवल में आपको गिवन होगा। ठीक है। आपको करना क्या है, इन डिस्चार्ज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनको एक रैंक असाइन करनी है ऊपर से नीचे। एम वाला जो हमारा रैंक नंबर है, ठीक है, एम यहाँ पे जो है वो रैंक है। ठीक है। ये हमें डाटा गिवन था, इसमें सबसे बड़ा डाटा कौन सा था, 96। तो हमने 96 को सबसे पहले लिखा, उसके बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे शो किया है। 96 के बाद क्या आएगा, 88, 88 के बाद 80, 80 के बाद 72, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजाइन अरेंज किया और उसको रैंक 1 2 3 4 गिवन कर दी। और यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों के मन में तब आती है जब हमारा कोई भी वैल्यू दो बार रिपीट हो गया। मान लो यहाँ पे 80 80 दो बार रिपीट हो गया, तो हम क्या करते हैं, 80 को रैंक 2 ही देंगे और इसको फिर रैंक 3 देंगे। यहाँ पे 72 को यहाँ पे दो बार रैंक 2 2 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं रैंक। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारा, हम क्या करते हैं, रिटर्न पीरियड कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं।
तीन इक्वेशन मेनली जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं रिटर्न पीरियड के लिए, कैलिफोर्निया इक्वेशन, वेबल्स इक्वेशन और हेजन इक्वेशन। अगर आपको कोई भी इक्वेशन के लिए नहीं बोला गया, मान लो मोस्ट ऑफ केस 90% केसेस में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, कैलिफोर्निया, बेबल्स या हेजन। अगर आपको नहीं गिवन है तो आप सीधा कैलिफोर्निया इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लो कोई और भी अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत स्लाइटली सा आंसर में डिफरेंस आता है, उतना वो इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर मेथड बोला गया और आपने कोई दूसरा इक्वेशन लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। और गेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेबल्स इक्वेशन पे, अभी तक न्यूमेरिकल पूछे गए हुए हैं और बेबल्स इक्वेशन पे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू होता है हमारा कैलिफोर्निया इक्वेशन की से टी इक्वल टू N/M, और N है हमारा टोटल नंबर ऑफ डाटा। मतलब यहाँ पे अगर क्रूड डिस्चार्ज दिया होता है, पिछले एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ तो कितने डिस्चार्ज दिया हुआ था यहाँ पे, डिस्चार्ज नंबर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। और M आपको पता ही है नंबर ऑफ रैंक है, तो जिस डिस्चार्ज के लिए हो जाएगा उसकी रैंक ऊपर टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये हमारा टाइम पीरियड गिवन करेगा। वेबल्स इक्वेशन होती है N+1 डिवाइड बाई M, N और M आपको पता ही है क्या होता है। और हेजन्स इक्वेशन होती है N डिवाइड बाई M माइनस 0.5, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो बोला गया है क्वेश्चन में यूजिंग बेबल्स इक्वेशन, पिछले वाले एग्जांपल में यूजिंग बेबल्स इक्वेशन रिटर्न पीरियड ऑफ 72 मीटर क्यूब डिस्चार्ज क्या होगा। तो बेबल्स इक्वेशन अप्लाई करना है, 72 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज के लिए हमें रिटर्न पीरियड निकालना है। तो उसकी नंबर ऑफ डेटा N+1/M होता है फॉर्मूला। N आपको नंबर ऑफ डेटा पता ही है 6 है। 72 के लिए आप रैंक, और यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 72 के लिए रैंक है हमारा 4, ठीक है। तो N+1 यानी 7 डिवाइड बाई 4, हमारा रिटर्न पीरियड हो जाएगा 7/4। अब क्या होता है हमारा टाइम पीरियड, हम रिटर्न पीरियड कैलकुलेट करते हैं क्यों, ताकि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकें। मेन एम होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है 1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, रिटर्न पीरियड, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सीडिंग प्रॉपर्टी, एक्सीडिंग और इक्वल प्रॉपर्टी, एक्सीडिंग और इक्वल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे जो दिया होगा उससे टी निकालेंगे और उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको कोई इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी पता है और वो इवेंट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस पी कर देते हैं, क्योंकि 1 हमारा जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो नॉन एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारा होगा 1 माइनस पी, और 1 माइनस 1/T भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था स्टैटिस्टिकल मेथड, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डाटा गिवन है उसको एक ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उनको रैंक असाइन करनी है, और जिस भी पीक वैल्यू के लिए आपको रिटर्न पीरियड या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि हमारा जो रिस्क है, जो एक काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स होते हैं जो रिलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, जैसे रिस्क, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में रिस्क कितना है, ठीक है। उन सब छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।